हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला में आज हम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम अप्लाइड फिजिक्स के टॉपिक 5.3 यानी कि यूनिट 5 का तीसरा टॉपिक है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये छोटा सा बता देता हूँ, ये मतलब कि जनरल लॉ है एक। हम अगर अपने आसपास जो है उनकी चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करें तो ये लॉ जो है वो अपने को वहाँ दिख जाता है। और वैसे फिजिक्स की सबसे अच्छी बात आपको पता यही है कि जो भी चीज़ें आपके आसपास हो रही है उन्हीं को बस एक लैंग्वेज प्रॉपर दे के और उसको नियम बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से है कि जब कोई वस्तु है वो गर्म वस्तु है, एग्जाम्पल के लिए हम चाय का ले सकते हैं क्योंकि सुबह रोज़ हम चाय पीते हैं या नॉर्मली। तो जब चाय का एग्जांपल लेते हैं तो गर्मी के दिनों में आप देखेंगे कि अगर वही चाय जो है उसको ठंडी होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, जबकि सर्दियों के अंदर वो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि टेम्परेचर दोनों का कितना है, सेम ही है, इनिशियल जो टेम्परेचर है वो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु के ठंडी होने, यानी कि चाय का एग्जाम्पल, तो चाय को ठंडी होने के लिए जो समय लग रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो अपना वातावरण जिसमें हम उसको रख रहे हैं उसके टेम्परेचर पर निर्भर कर रहा है। बस इसी को जोड़कर इन्होंने न्यूटन भाई साहब ने जो है अपना एक नियम दिया जिसे अपन न्यूटन का शीतलन का नियम कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर लैंग्वेज क्या है वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसमें ये कह रहा है न्यूटन भाई साहब कि जो यदि किसी वस्तु तथा वातावरण के मध्य तापांतर अधिक न हो तो वस्तु की शीतलन की दर, अब शीतलन की दर क्या लिखा, -dT/dt। तो dt जो ऊपर वाला है वो उसका मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। नीचे जो dt स्मॉल t वाला वो क्या, टाइम, यानी कि dt टाइम में अगर टेम्परेचर कम कितना हुआ, dt, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि कम हो रहा है। ठीक है, अथवा वस्तु के ऊष्मा क्षय की दर, अब टेम्परेचर कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, ऊष्मा क्षय हो रही है, तो वो क्या होगी, -dq/dt तापांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, किसके समानुपाती है, तापांतर, यानी कि जो वस्तु का अपना टेम्परेचर है वो और वातावरण का जो टेम्परेचर है उन दोनों के अंतर कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि वस्तु कितना जल्दी ठंडा होगी या कितना देर से ठंडा होगी, है ना। तो वस्तु के जो ठंडी होने की है जिसको अपन शीतलन कह रहे हैं, तो वस्तु के ठंडी होने की जो दर है वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर और वस्तु के वातावरण और वस्तु के जो टेम्परेचर है उन दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, यही ये सीधा सीधा नियम कह रहा है। अगर अंतर अधिक है, जैसे कि सर्दी के दिनों में होता है, वस्तु तो चाय गर्म होती ज़्यादा, ठीक है, टेम्परेचर उसका सपोज कर लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है उबलती हुई का, और वातावरण का टेम्परेचर क्या होता है 5-6 डिग्री सर्दियों में, अगर अच्छी सर्दी पड़ती है 10 डिग्री मान लो, तो अंतर कितना है, 90 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो जल्दी ठंडी हो रही है, बजाय कि गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, अगर दोपहर में देखो तो आप 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो वहाँ पे क्या तापांतर क्या कम है, तो उसको ठंडी होने में भी चाय को ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो तापांतर जितना ज़्यादा होगा उतनी वस्तु ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, यही ये नियम कह रहा है। तो ये कह रहा है कि वस्तु व वातावरण का ताप क्रमशः T व dt है। ठीक है, क्या है, T और T नोट है। तो T नोट किसका तापांतर है, वातावरण का, और T किसका तापांतर है, T तापांतर है वस्तु का। तो उस केस के अंदर, ठीक है, ऊष्मा के क्षय की दर समानुपाती है वस्तु व वातावरण के मध्य तापांतर के। तो ऊष्मा की क्षय की दर को हम क्या लिखते हैं, -dq/dt समानुपाती तापांतर क्या हो जाएगा, वस्तु का टेम्परेचर माइनस वातावरण का टेम्परेचर, यानी कि T-T0 इसके समानुपाती होता है। तो जैसे ही हम समानुपाती चिन्ह को बराबर के चिन्ह में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा प्रोसेस जो हो जाएगा वो जाएगा -dq/dt बराबर KT-T0। ठीक है, यहाँ क्या चिन्ह आया, एक के हमें कांस्टेंट लगाना पड़ा। और ये जो समानुपाती कांस्टेंट के है, एक तो ये धनात्मक कांस्टेंट है, साथ ही साथ ये क्या है, वस्तु के पृष्ठ यानी कि सरफेस व प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जो ये हमारा जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट किस पर निर्भर करेगा, वस्तु के सरफेस पर। अब कैसे निर्भर करता है, जैसे आप देखिए चाय अगर कप में पड़ी है तो उसको ठंडी होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसी को अगर आप मान लो किसी प्लेट में डाल के या थाली में डाल के रख देंगे तो जल्दी ठंडी हो जाएगी ना, फैला के रखते हैं तो, क्योंकि उसका क्या बढ़ गया, एरिया बढ़ गया, सरफेस बढ़ गया, उसका पृष्ठ जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ गया। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से क्या हुआ, उसके तापांतर की दर में क्या हो गया, चेंजेज हो गया। तो के उस पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए
उसके साथ साथ वस्तु की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हुआ कि एक बार तो आपने चाय ली है, दूसरी बार सपोज करिए पानी या फिर कोई लोहा है मान ली, तो लोहा है तो लोहे को ठंडा होने में और चाय को ठंडे होने में दोनों में अंतर उसमें रहेगा, दर के अंदर ठंडे होने की में, है ना। तो ये वस्तु पर भी निर्भर करता है कौन सी वस्तु हम ले रहे हैं, उसके साथ साथ सरफेस एरिया कितना उस पर भी निर्भर करता है के का मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि वस्तु का द्रव्यमान व विशिष्ट ऊष्मा टी ताप पर क्रम से एम व एस। अब हम क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जो नियम है इसको हम आगे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो ये कह रहा है कि वस्तु का अगर जो द्रव्यमान व विशिष्ट ऊष्मा कितनी है टी टेम्परेचर पर एम व एस है, तो एम तो हो गया उसका द्रव्यमान वस्तु का और एस हो गई उसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो यदि डी टी समय में वस्तु का ताप डी टी में कैपिटल टी गिरता है तो ऊष्मा के से डी क्यू होगा। ठीक है, तो डी क्यू और इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा कि जो डी क्यू होगा यानी कि जो ऊष्मा में से होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम एस डी टी के। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो डी क्यू जो होता है ऊष्मा जो होती है से वो कितना हो जाता है, एम एस डी टी, जहाँ पे एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान और एस क्या है विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक है, अब वस्तु की से की दर क्या हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ इसमें डी टी का भाग है, तो जैसे डी टी का भाग देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी बराबर एम एस डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं ये डी क्यू अपॉन डी टी की जो वैल्यू है ये पीछे वाली जो हमारी इक्वेशन थी ये नियम में जो ये वाली इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एम एस डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमने क्या किया डी क्यू अपॉन डी टी की जगह उस पीछे वाले फॉर्मूले में रख दी है। तो माइनस एम एस डी टी अपॉन डी टी बराबर हो गया के टी माइनस टी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस जो टी वाली जो फॉर्म है उसको एक तरफ ले आते हैं और बाकी जो फॉर्म है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास। चाह रहे हैं कि जो हम क्या कर रहे हैं ये जो डी टी वाली फॉर्म है इसको इस तरफ ले आते हैं और एम एस वाली फॉर्म को डी टी को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट बराबर हो गया माइनस के अपॉन एम एस डी टी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो टेम्परेचर का फंक्शन है और ये क्या है तीनों तो कांस्टेंट हो गए क्योंकि के भी कांस्टेंट है, विशिष्ट ऊष्मा भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। तो ये होगा टी के यानी कि समय के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल और इसका हम कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल। ठीक है, उसके साथ साथ ये के अपॉन एम एस जो है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है तो इसको हमने नए कांस्टेंट के से जो है डिनोट कर दिया है। तो कैपिटल के बराबर हो गया के अपॉन एम एस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसका समाकलन करेंगे। तो जैसे इसका समाकलन आप करेंगे तो समाकलन करने पे ये क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी नोट है तो ये क्या हो जाएगा लॉग टी माइनस टी नोट और इधर क्या आ रहा है ओनली डी टी का समाकलन। तो डी टी का समाकलन क्या हो गया टी, तो यहाँ क्या बन जाएगा लॉग ई टी माइनस टी नोट बराबर माइनस के टी प्लस सी। सी क्योंकि इनडिफाइनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट नहीं है इंटीग्रल, तो डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं लॉग हटाते हैं दोनों तरफ क्या जाएगा ई आएगा, तो दोनों तरफ ई आया तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, इधर जो ये वैल्यू बनेगी ये हो जाएगा ई माइनस के टी प्लस सी डेज। ठीक है, के टी प्लस सी डेज। अब जो है इस ई को हम प्लस में तो इसको दोनों अलग अलग लिख सकते हैं, तो अलग अलग लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी ये वाली इक्वेशन बन गई। तो हो गया टी माइनस टी नोट यानी इसको इस तरह भेज देंगे तो टी माइनस टी नोट बराबर बन गई इक्वेशंस ये वाली, इसको एक नया कॉन्सेंट हमने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो अब यदि वस्तु का ताप डी टी समय में T1 से T2 हो जाता है। ठीक है, वस्तु का ताप संकोच के लिए इनिशियल में T1 था बाद में T2 हो गया, कम हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया डी टी बराबर T1 माइनस T2 और एवरेज कितना हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन 2। ये वाली वैल्यू अगर हम इधर देखें तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप इस इक्वेशन में, तो पुट करने पे हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी माइनस एम एस डी टी की जगह क्या गया T1 माइनस T2 के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस टी नॉट। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी टी अपॉन डी टी बराबर माइनस के एम एस टी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन होगी। तो अब इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं वस्तु के जो तापांतर की दर है वो ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
और जो ऋणात्मक चिन्ह वो क्या बता रहा है कि वस्तु के ताप में क्या हो रही है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसको आगे और सोल्व करना चाहें तो हम ग्राफ से इसको सोल्व कर सकते हैं, और ये ग्राफ जो है आपके प्रैक्टिकल में जो है उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, और ये ग्राफ क्या कह रहा है कि यदि हम तापांतर T माइनस टी नॉट व समय T के मध्य ग्राफ खींचें जहाँ पर तापांतर y एक्सिस व समय x एक्सिस पर हो तो हमें चित्र के अनुसार क्या मिलेगा, वक्र प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये तो किसमें पहला वाला जो वक्र है वो है T माइनस टी नॉट और समय के बीच में, और दूसरा इधर हम क्या लिया, log T माइनस टी नॉट अपॉन समय। तो हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिकल हम करेंगे, ठीक है, न्यूटन के शीतलन के नियम पे जहाँ विलोडक लेके हम एक पानी लेके उस पर समय के साथ टेम्परेचर में कितना चेंजेस आया वो देखते हैं। तो उसमें log T माइनस टी नॉट और जो अपना समय T है उसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने पे क्या होगा, माइनस की जो है क्या बोल सकते हैं कि माइनस में या ऋणात्मक जो प्रवणता की एक रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होती है जो इस नियम की पुष्टि करती है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत सिंपल सा अपना टॉपिक था जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते भी हैं इसको, तो इसमें कोई समस्या मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए आपको। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके और बता सकते हैं, मैं आपकी जो समस्याएं उनको दूर करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।